नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर यहाँ पर ये थर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ नंबर का चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो जनरल इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का। सेकंड जो चैप्टर है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स से रिलेटेड है। थर्ड जो चैप्टर है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये जो चैप्टर है वो है फोर्थ। ठीक है, इसमें आपको बताना है मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन करने हैं महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी वो लैब असिस्टेंट के लिए है। टोटल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, टोटल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे एक चैप्टर से। ठीक है, एक चैप्टर से टोटल 100 MCQs मिलेंगे आपको। ये MCQs प्रैक्टिस यहाँ पर करने हैं, प्लस यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान स्थान पहले जैसे नहीं रहे हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। मतलब आज जो आप महाद्वीप और महासागर देखते हैं वो पहले इस जगह पर नहीं थे, वो कहीं और थे। तो ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत रिलेट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। ये जो सिद्धांत है वो कौन सा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहली बात तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है? वैगनर ने दी है। वैगनर कौन है? वैगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी ड्रिफ्टिंग की बात की गई है। ड्रिफ्टिंग की बात इससे पहले की गई है। किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर एक नाम आता है 1596 में, जिनका नाम है अब्राहम ऑर्टेलियस। मैं यहाँ पर नाम आपको बताता हूँ, अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस ये नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना बताई थी। ठीक है, फिर एक नाम आता है, फ्रेंच है, एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर, जिसे हम पेलेग्रिनी भी कह देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये जो तीनों महाद्वीप है ना, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, ये जो महाद्वीप हैं ये तीनों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, ओके, इस तरह से उन्होंने वो मैप बनाया था, इस तरह से, जिसमें यहाँ पर ये यूरोप जुड़ा हुआ था और फिर ये अफ्रीका यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया था कि इन्होंने एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने मानचित्र में तीन महाद्वीपों को एक साथ दर्शाया था। ठीक है, ध्यान रखना। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? वैगनर ने दी थी 1912 में, 1912 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पेंजिया शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पेंजिया है इस शब्द का क्या अर्थ है। देखो, जब बात करते हैं वैगनर की, तो वैगनर ने यहाँ पर एक बताया था महाद्वीप, जिसे उन्होंने कहा था सुपर महाद्वीप। ठीक है, और उसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी जिसे उन्होंने कहा था सुपर महासागर। यानी कि इसको जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था पेंजिया। महाद्वीप को जो नाम दिया गया था वो पेंजिया था, और महासागर को जो नाम दिया गया था वो क्या दिया था? पेंतालासा नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है पेंजिया शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पेंजिया शब्द का अर्थ हो जाता है। ध्यान रखना, ऑल अर्थ नहीं है। ऑल अर्थ में पेंजिया भी आ जाता है और पेंथालासा भी आता है, इसलिए ऑल अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑल कॉन्टिनेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
पैंथालासा किसे कहा गया? अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले कि सभी जल से घिरा हुआ जो महासागर है, मतलब ऑल वाटर जो ओशन है, उसे पैंथालासा नाम दिया गया। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ आगे। वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया था? तो वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार बताना है? वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पेंजिया, पेंजिया जो हमने महाद्वीप देखा था वो दो भागों में टूट गया था। ऊपर वाला जो था वो लोरेशिया कहलाया, लोरेशिया, और नीचे वाला जो पार्ट था वो कहलाया गोंडवाना। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में था और ये दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक है, अगर पूरी अर्थ की हम यहाँ पर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा था? लोरेशिया, और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना था। तो वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले ये जो पेंजिया था वो लोरेशिया और गोंडवाना में टूट गया था? तो ये टूटा था 200 मिलियन वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू वेगनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना लैंड किस गोलार्ध में था? अभी मैंने बताया गोंडवाना लैंड जो था वो किस गोलार्ध में था? वो दक्षिणी गोलार्ध में था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध। तो गोंडवाना लैंड जो है वो किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। कौन सी चट्टान हिमनद तलछट से बनी हुई है? देखो भाई, वैगनर की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एविडेंसेस की बात की थी। ठीक है, अपनी जो ये थ्योरी थी उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस बताए थे, जिनमें से एक एविडेंस ऐसा था जो हिमनद तलछट से बना हुआ था। मतलब हिमनद का सेडिमेंट जो होता है, अवसाद, अवसाद जो होता है हिम नदी का, उससे बना हुआ था और उसका नाम है टीलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। टीलाइट जो चट्टान है वो हिमनद तलछट से बनी हुई होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका में समान प्रकार की कौन सी चट्टानें पाई गई है? ब्राज़ील की बात करते हैं यहाँ पर, और किसकी बात की गई है यहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका की बात की गई है। ये साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का ये पश्चिमी भाग की बात हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ब्राज़ील की। इन दोनों को आकर आपस में फिट कर सकते हैं। तो समान प्रकार की यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई गई है? तो यहाँ पर जो समान प्रकार की चट्टानें पाई गई है वो 200 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 200 मिलियन वर्ष पुरानी यहाँ पर चट्टानें देखने को मिलती है। यहाँ पर संरचनात्मक समानता हमें देखने को मिलती है, संरचनात्मक समानता देखने को मिलती है, और स्तर विन्यास की भी हमें समानता देखने को मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेसोजोरस जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? मेसोजोरस एक रेप्टाइल था, रेप्टाइल। आप लोगों ने अभी एक नई मूवी आई है जुरासिक वर्ल्ड, बिल्कुल नई मूवी आई है, जुलाई में ही आई है। ठीक है, उसमें पानी में रहने वाला जो मेसोसोरस था वो दिखाया गया है, डायनासोरस जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। तो ये जीवाश्म जो है मेसोसोरस के वो कहाँ पर पाए गए हैं वो आपको बताना है। तो वो मिले हैं अफ्रीका और ब्राज़ील में। मेसोसोरस के जो कोस्टल एरियाज़ हैं अफ्रीका और ब्राज़ील के, वहाँ पर हमें ये देखने को मिले हैं। ठीक है, मेसोसोरस। और अफ्रीका और ब्राज़ील के भी कौन से पार्ट में? ये जैसे मान लो ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका बना दिया। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका के तो इस पार्ट में मिले हैं मेसोसोरस के, और अफ्रीका के इस पार्ट में मिले हैं, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये मेसोसोरस के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट में और साउथ अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा लिस्ट्रोसोरस, लिस्ट्रोसोरस के जीवाश्म भी मिले हैं, ये भी एक तरह से जीव था। इसके अलावा यहाँ पर एक वनस्पति थी जिसका नाम है
टेरिस, ग्लोसोप्टेरिस के जो जीवाश्म हैं वो गोंडवाना लैंड के सभी जो पार्ट हैं उनमें देखने को मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है, अंटार्कटिका में भी देखने को मिला है, इंडिया में भी देखने को, पेनिनसुलर इंडिया में भी देखने को मिला है, अफ्रीका में भी देखने को मिला है, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिला है। तो ग्लोसोप्टेरिस ऐसा जीवाश्म है जो सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट्स में देखने को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेगनर ने महाद्वीपों के बहाव के लिए कौन सी 2 शक्तियों का सुझाव दिया था? वेगनर की जो ड्रिफ्टिंग थी वो वेगनर ने अपनी ड्रिफ्टिंग 2 तरह के फोर्सेस की वजह से बताई थी कि भाई साहब, एक तो था पोल फ्लीइंग फोर्स, एक तो था पोल फ्लीइंग फोर्स। इस पोल फ्लीइंग फोर्स की वजह से लोरेशिया और गोंडवाना जो है, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ पर लोरेशिया है और यहाँ पर गोंडवाना है, इस पोल फ्लीइंग फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, इसकी वजह से ये वाले जो लैंड मासेस थे वो इक्वेटर की तरफ, मतलब विषुवत रेखा की तरफ मूव करने लगे। और दूसरा जो फोर्स बताया था उन्होंने, वो बताया था टाइडल फोर्स, ठीक है, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स किसका किसका? सन का एंड मून का, सन एंड मून का टाइडल फोर्स बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि जो लैंड मासेस थे वो पश्चिम दिशा की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। तो पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से भूमध्य रेखा की तरफ और टाइडल फोर्स की वजह से पश्चिम की तरफ इनका मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर कौन सी 2 शक्तियाँ बताई थी? यहाँ पर एक तो ये था ध्रुव भग्न बल, जिसे पोल फ्लिंग फोर्स कहते हैं, और टाइडल फोर्स। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आधुनिक भूगोल में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने मजबूत किया? भाई साहब 1912 में वेगनर भाई साहब ने तो अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे दी। अब इसको मजबूती प्रदान किसने की कि भाई साहब जो वेगनर भाई साहब कह के गए थे वो सही है। तो यहाँ पर एक नाम आता है 1930s में 27 से लेकर के 29 के आसपास आर्थर होम्स, जिन्होंने थ्योरी दी थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। मैं इसे हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पर, इसे हिंदी में कहते हैं संवहनीय तरंग सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग महाद्वीपों का बहाव नहीं होता। हमारे यहाँ पर अर्थ पर कुछ प्लेटें होती हैं जिनके ऊपर महाद्वीप होते हैं। जब ये प्लेटें मूव करती हैं तब ये महाद्वीप उनके साथ साथ मूव करते हैं। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स बाद में आया था, लेकिन काम शुरू हो चुका था। आर्थर होम्स ने जो बताया था वो मजबूती किस लिए प्रदान की कि अर्थ के अंदर मेंटल में संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, और जब ये ऊपर की तरफ आती है तो ठंडी हो जाती है, तो या तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर मौजूद जो क्रिस्टल स्लैब है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसको मजबूती प्रदान किसने की थी? आर्थर होम्स के संवहनीय तरंग सिद्धांत ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र तल की आकृति को पहली बार व्यापक रूप से कब अध्ययन किया गया? कि भाई साहब समुद्र के अंदर, समुद्र तल की बात हो रही है यहाँ पर, समुद्र तल नहीं, ये समुद्र का जो बॉटम होता है, बॉटम मतलब समुद्र के तल की बात हो रही है, नीचे की तरफ उसका जो पेंदा है उसकी बात हो रही है। तो उसका जो व्यापक रूप से अध्ययन किया गया था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ओशन जो फ्लोर है उसकी मैपिंग की गई थी, ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई थी, कई तरह के एक्सपेडिशन आयोजित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य महासागरीय रिज के दोनों ओर की चट्टानों की समानता किसको दर्शाती है? भाई साहब जैसे मान लो ये कोई महासागरीय बेसिन है, यहाँ पर एक कटक बनी हुई है जिसे हम मध्य महासागरीय रिज कहते हैं। इसके दोनों तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी हमें चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके दोनों तरफ हमें बहुत सारी चट्टानें
देखने को मिलती है। ये जो चट्टानें होती है, ये इधर वाली जो चट्टान होगी ना, एक मिनट, इस तरफ वाली जो चट्टान होगी, सेम टाइप की चट्टान हमें इस तरफ भी देखने को मिलेगी। और ये जो समानता है वो किस चीज़ को दर्शाती है? ये जो समानता है वो इस चीज़ को दर्शाती है कि जो ओशन का फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। आधा इधर जा रहा है और आधा इधर जा रहा है। और स्प्रेडिंग साइट क्या है? ये वाली जगह स्प्रेडिंग साइट है, ओके। तो मध्य महासागरीय रिज के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं वो किस चीज़ को दर्शाती है? वो दर्शाती है समुद्र तली के प्रसरण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल की सबसे समतल और विस्तृत संरचना कौन सी है? जब हम ओशन कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे विस्तृत जो संरचना है, समतल, बिल्कुल समतल है, सबसे समतल और विस्तृत संरचना जो है वो देखी जाती है एबेसल प्लेन, जिसे हम वितलीय मैदान कह देते हैं। वितलीय मैदान, आप लोगों ने ओशन कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा, ओशन बॉटम रिलीफ, ठीक है, महासागरीय उच्चावच जब पढ़े होंगे तो सबसे विस्तारित और समतल जो हमें संरचना देखने को मिलती है वो वितलीय मैदान देखने को मिलते हैं, एबेसल प्लेन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मध्य महासागरीय रिज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो मिड ओशनिक रिजेस होती हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जहाँ से फैल रही होती है, जहाँ से फैल रही होती है वहाँ पर क्या होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से मटेरियल बाहर निकलता है और स्लैब स्लाइडिंग की वजह से वो सारा मटेरियल दोनों तरफ मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पर करते रहते हैं। ज्वालामुखी रूप से कैसे एरियाज़ होते हैं? सक्रिय एरियाज़ होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष सामने आया? तो ध्यान रखना, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कोई एक लोगों ने नहीं दिया है। लास्ट फाइनली जो ये सामने आया था वो आया था 1967 में। यहाँ पर नाम आता है वुलरिज और मॉर्गन का नाम यहाँ पर आता है 1967 में, जिन्होंने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना 1967 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्लेटों की गति का निर्धारण किससे किया जाता है? भाई साहब, हम ये देखें कि ये जो प्लेटें हैं वो गति कर रही है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि कितने सालों में कितने किलोमीटर ये स्प्रेड हुई है, कितने मीटर इनका जो स्प्रेडिंग है वो हमें देखने को मिलता है। ओशन करंट से नहीं होता, सी के टेम्परेचर से नहीं होता, ओशन डेप्थ से नहीं होता है। जो रिज होती है उसके दोनों तरफ हमें मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और इन मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग की जो एज है वो आइडेंटिफाई की जाती है और उस एज के बेस पर हम ये देखते हैं कि ये जो रॉक्स है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। और जब ये पुरानी देखते हैं हम तो पता लगा लेते हैं कि भाई साहब एक साल में इतना सेंटीमीटर ये स्प्रेड किया होगा या खिसका होगा, ठीक है। तो प्लेटों की गति का निर्धारण किससे किया जाता है? मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग इन रॉक्स, चट्टानों के अंदर जो चुंबकीय धारियाँ पाई जाती है उनकी वजह से हम पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब भी लावा बाहर आता है तो जिस समय लावा बाहर आता है तो उस टाइम के मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन चट्टानों में फील्ड हो जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। प्लेट की गति सबसे धीमी कहाँ पाई जाती है? सबसे धीमी गति वाली प्लेट जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी आर्कटिक रिज की जो प्लेट है वो सबसे धीमी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप एक बार। आर्कटिक प्लेट की जो गति है वो सबसे धीमी है। ध्यान रखना, इसकी जो गति है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। ये स्पीड ध्यान रखना, ये स्पीड आप लोगों को पूछी जा सकती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गति है वो प्रशांत महासागर में ईस्टर जो रिज है, ध्यान रखना, ईस्टर रिज, उसकी स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, ठीक है।
इसके अलावा और भी हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक के आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे धीमी जो प्लेट गति कर रही है वो कर रही है आर्कटिक रिज की प्लेट है, और वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इससे ऐसी सीमा को क्या कहते हैं? ऐसी सीमा जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, मतलब ये वाली जो सीमा है, इस सीमा को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम इसे कहेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम इसे कहेंगे। विचलन सीमा, डाइवर्जेंट को विचलन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं यहाँ पर। भारत की प्लेट की उत्तर दिशा में किस प्रकार की टकराहट है? भारत जो है वो यूरेशिया से आकर के टकरा रहा है, ठीक है। भारत जो है वो यूरेशिया से आकर के टकरा रहा है। तो यूरेशियन जो प्लेट है वो एक तरह से हम कह सकते हैं ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पेनिनसुला है वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पर टकराहट हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 19 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटों के किनारे जो दरारें बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके किनारों पर कुछ दरारें बन जाती है, उन दरारों को हम कहते हैं फॉल्ट लाइंस। क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का समर्थन करता है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का समर्थन कौन सा प्रमाण करता है कि भाई साहब प्लेट विवर्तनी की हो रहा है? तो टिलाइट चट्टाने, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात हो रही है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता है। मेजोसोरस के फॉसिल से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को करता है। पेंजिया की अवधारणा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की है, तो ऑब्वियस सी बात है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है उसे सपोर्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत कितनी प्लेटों में विभाजित है? ठीक है, तो यहाँ पर देखना 7 मेजर प्लेट्स बताई गई है और 20 माइनर प्लेट्स बताई गई है। 7 मेजर प्लेटों के नाम मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ। पैसिफिक प्लेट हो गई, इसके अलावा अफ्रीकी प्लेट हो गई, इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, इसके अलावा आर्कटिक प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, इसके अलावा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हुई। इसके अलावा ये हो गई पैसिफिक, अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एक और रह गई यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। तो हो गई 7 और 20 माइनर प्लेटें हैं, जिनमें से 1-2 के नाम बताता हूँ मैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नज़्गा प्लेट, आपने नाम सुना होगा बिस्मार्क प्लेट का नाम, बिस्मार्क प्लेट, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलीपींस के ईस्ट साइड में मिलती है, ठीक है, फिलीपींस के ईस्ट साइड में मिलती है। इसके अलावा स्कोशिया प्लेट हो गई, स्कोशिया प्लेट, ये ध्यान रखना साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका का बीच में मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेटें हैं। कैरोलिन प्लेट हो गई, फ्यूजी प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई। इनकी लोकेशन आप लोग ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। लोकेशन से, इनकी जो लोकेशन होती है ना, माइनर प्लेटों की लोकेशन, उन प्लेटों की लोकेशन पूछी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्ज़ाम में। यहाँ मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन लोकेशन से बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 7 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से कह रहा हूँ, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्री पर्वतमालाएँ किस प्रक्रिया से निर्मित होती हैं? समुद्री पर्वतमालाएँ भाई साहब सबको पता है,
समुद्र के अंदर पर्वतमालाओं की बात हो रही है, मतलब सीधी और साफ बात हो रही है। जो कटक बन रही है, मध्य महासागरीय कटक जो है उनकी बात हो रही है। पर्वतमालाएं, पर्वतों की बात नहीं हो रही है, माउंटेन्स की बात नहीं हो रही है। वॉल्केनिक माउंटेन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पर्वत मालाओं की, मतलब ये जो मध्य महासागरीय कटक हमें देखने को मिल रही है इनकी बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा और बीच में से मोल्टन मैग्मा बाहर आएगा तो ही इस प्रकार की समुद्री पर्वतमालाओं का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग। ठीक है, समुद्र नितल प्रसरण से ही इस प्रकार की समुद्री पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु फर्स्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? तो भाई साहब, वेगनर ने प्लेट मूवमेंट नहीं कहा था, वेगनर ने कहा था महाद्वीप का मूवमेंट। हार्डी ये नहीं है, डफ नहीं है, तो होम्स वो महोदय थे जिन्होंने प्लेट मूवमेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थर होम्स। देखो यहाँ पर बात होती है, ये कौन है, आर्थर होम्स, और ये भी हैं आर्थर होम्स। आर्थर होम्स महोदय कौन थे, जिन्होंने संवहनीय, मैं फिर से बता रहा हूँ, संवहनीय तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1928-29 में। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, तो आर्थर होम्स ने प्लेट गति का कारण क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि भाई साहब, मेंटल जो है ना, इस मेंटल के अंदर संवहनीय तरंगे चलती है, जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर देखना, अंतर्गर्भीय संवहन जो है उसकी वजह से प्लेट गति होती है। तो मेंटल कन्वेक्शन करंट्स को कारण बताया था प्लेट मूवमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्गर्भीय संवहन, यानी कि मेंटल के अंदर जो संवहनीय धाराएं होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, कन्वेक्शन करंट्स की बात हो रही है मेंटल की, जिसे हम मेंटल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेंटल प्ल्यूम कह दिया जाता है कई बार। ठीक है, मेंटल प्ल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, किस में चलेगी, मेंटल में चलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय भाग को सम्मिलित करती है? महासागरीय और महाद्वीपीय को देखो, प्रशांत प्लेट पूरी की पूरी महासागरीय है, इसमें महाद्वीपीय नहीं है। नाज़का प्लेट पूरी की पूरी महासागरीय है, ध्यान रखना, साउथ अमेरिका के पश्चिम साइड में है ये, प्रशांत महासागर में, तो ये भी नहीं है। फिलीपींस प्लेट, तो ये भी एक तरह से फिलीपीन के साइड में पड़ती है, फिलीपींस के साइड में, तो ये भी महासागरीय प्लेट है, स्मॉल है, माइनर प्लेट है। लेकिन उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट का जो हिस्सा है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्रीनलैंड हो गया और इसके आसपास ये रिज चल रही है। रिज को मैं दूसरे कलर से लगाता हूँ, ये स्प्रेडिंग साइट है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की स्प्रेडिंग साइट है एस शेप में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वाला, वो अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अटलांटिक नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो पूरी तरीके से महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, इसमें महासागर भी जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, यहाँ पर कलर में चेंज करता हूँ, ये रहा। प्रशांत प्लेट की दिशा क्या है भाई साहब? स्पीड की बात की जाती है और डायरेक्शन की बात की जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रशांत प्लेट की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लेट जो है वो पश्चिम दिशा की ओर गतिमान है। किस दिशा की ओर गतिमान है? एक मिनट, पश्चिम दिशा की ओर ये गतिमान है। लेकिन पश्चिम दिशा की ओर भी गतिमान कैसे? जैसे मान लो ये एशिया है,
यहाँ पर, और ये अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर एक कटक है जिसके इस तरफ नज़िका प्लेट पाई जाती है। ठीक है, और इस तरफ ये आगे की तरफ और बढ़ती है। तो ये जो प्लेट गतिमान है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ ये गतिमान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो गति है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की। पैसिफिक प्लेट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ। ओके, ध्यान रखना, पश्चिम की तरफ जो गति कर रही है वो नॉर्थ अमेरिका वाली कर रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रशांत प्लेट की। वो उत्तर पश्चिम की तरफ गति कर रही है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी प्लेट सबसे बड़ी मानी जाती है? सबसे बड़ी, भाई सबको पता है, पैसिफिक प्लेट ही सबसे बड़ी प्लेट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द मोस्ट टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट? सबसे ज़्यादा एक्टिव, टेक्टोनिकली एक्टिव जो प्लेट है वो कौन सी है? हिंदी में बता देता हूँ मैं, ये रहा। सबसे ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव जो प्लेट है वो कौन सी है? नाज़का प्लेट प्रशांत महासागर में नहीं है, प्रशांत महासागर में है लेकिन ये इतनी एक्टिव नहीं है। यूरेशियन प्लेट इतनी एक्टिव नहीं है, भारतीय प्लेट इतनी एक्टिव नहीं है। प्रशांत प्लेट जो है वो सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तलीय प्रसरण किस सिद्धांत से संबंधित है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है भाई साहब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। 33 सागर का अवशेष आज क्या है? देखो भाई, 33 सागर पहले लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में था। अब ये वाली जो जगह है वो पूरी भर चुकी है, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत पार्ट जो हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखते, यूरोप और अफ्रीका के बीच में थोड़ा बहुत पार्ट हम देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, वो 33 महासागर का ही बचा हुआ पार्ट है, और इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर। इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है वो 33 सागर का ही बचा हुआ पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर महाद्वीपीय टकराव से कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी? मतलब दो महाद्वीपों के टकराने से किस प्रकार की श्रृंखला बनी है? तो ध्यान रखना, हिमालय जो है वो भारतीय प्रायद्वीप जो कि महाद्वीपीय पार्ट है, प्लस ऊपर की तरफ यूरेशियन जो प्लेट है, इन दोनों के टकराने से यहाँ पर बीच में क्या बना है? हमारे यहाँ पर हिमालयन माउंटेन बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 34। प्रशांत महासागर में जो द्वीप चेन बनती है वह किस कारण से होती है? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ओशनिक कोलाइजन। तो यहाँ पर जब होगा, जब मतलब ओशन प्लेट और ओशन प्लेट जब टकराती है तो उससे द्वीपीय चाप बनते हैं। ओके, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ओशन वेव्स भाई ये अलग ही है, सबडक्शन प्रोसेस है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। द्वीपीय चेन की बात हो रही है, मतलब आइलैंड्स की बात हो रही है। जैसे मान लो ये एक आइलैंड यहाँ हो गया, 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 एक आइलैंड। और ये बात हो रही है किसकी? ये पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन की जो स्पीड है वो किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो आप गौर करिएगा, हवाई आइलैंड से लेकर के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक द्वीपीय चेन बनी हुई है। ठीक है, द्वीपीय चेन बनी हुई है। किस में बनी है? प्रशांत महासागर में। और ये बनती किससे है? ध्यान रखना, अर्थ पर बहुत सारी प्लेटें होती है। ठीक है, लेकिन प्लेटों के बीच में कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर फ्रीक्वेंटली
वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये बहुत ही गर्म स्थल होते हैं, ठीक है। जब प्लेट इनके ऊपर से मूवमेंट करती है, तो जैसे मान लो पहले प्लेट यहाँ पर आई, अब इसके ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और प्लेट आगे की तरफ बढ़ गई, तो यहाँ पर जो वॉल्केनो बना था वो आगे की तरफ बढ़ गया, फिर मूवमेंट हुआ तो यही वोल्केनो आगे की तरफ बढ़ गया, पीछे वाला नया वोल्केनो यहाँ पर आकर के सेट हो गया, ये वोल्केनो फिर प्लेट के साथ आगे बढ़ गया, ये वोल्केनो फिर प्लेट के साथ आगे बढ़ गया, फिर प्लेट के साथ आगे बढ़ गया, और पीछे से जो वोल्केनो बनते हुए आ रहे हैं वो भी इसके पीछे पीछे बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से द्वीपीय चेन बन जाती है, और वो किसकी वजह से बनती है? हॉटस्पॉट एक्टिविटीज़ की वजह से बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ज्वालामुखीय द्वीप चेन किस प्लेट पर पाई जाती है? अभी थोड़ी देर पहले बताइए भाई, प्रशांत महासागर पर पाई जाती है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर पाई जाती है, बाउंड्रीज पर, सीमाओं पर इस तरह की द्वीपीय चेन नहीं पाई जाती। ओके, बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में नहीं होती, प्लेट के अंदर की बात, इंटीरियर प्लेट की बात होती है, लेकिन ये कौन सी इंटीरियर प्लेट की बात हो रही है? महासागरीय जो इंटीरियर प्लेट है, और कौन सी वो? प्रशांत महासागरीय है। तो ऑप्शन नंबर 35 में क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्लेट की टकराहट से जावा और सुमात्रा क्षेत्र में भूकंप आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ओशन में है, सॉरी INDIAN, इंडियन ओशन में ये जावा और सुमात्रा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन प्लेट से रिलेटेड होगा। तो इंडियन और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नहीं, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन ये तो दोनों सेम प्लेट है, तो ये नहीं होगा, ये तो एक ही प्लेट का भाग है, ये कहाँ से टकराएगी भाई? टकरा तो रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन, ये जो दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, जिनकी वजह से इंडो ब्रह्मा जो सुमात्रा जावा वाला रीजन है वहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कौन सी सीमा सबसे अधिक भूकंप उत्पन्न करती है? सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो सबसे ज़्यादा भूकंप वहाँ पर आते हैं जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही होती है, और एक प्लेट नीचे चली जाती है, और यहाँ से फिर वो मटेरियल पिघल कर और यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। तो अभी सारी जो प्लेटें हैं, अभी सारी प्लेट बाउंड्रीज जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। ठीक है, जब ये टकराती है तो बहुत भयंकर भूकंप होते हैं, ठीक है। डीप अर्थक्वेक आते हैं ऐसी जगहों पर, डीप अर्थक्वेक। ओके, शैलो अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं? जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है। तो ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण महाद्वीपीय बहाव का समर्थन नहीं करता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर एविडेंसेस दिए गए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा जिग-सा-फिट, ये आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने जीवाश्मीय, या फिर मैं कहूँ प्लेसर डिपॉजिट आपने नाम सुना होगा, टिलाइट आपने पढ़ा है, ठीक है, जीवाश्मों का वितरण आपने पढ़ा है, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत आपने पढ़ा है। बहुत सारे यहाँ पर प्रमाण दिए गए हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है? जो सपोर्ट नहीं करता वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो फॉसिल सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, मैचिंग कोस्टलाइन हमें देखने को मिलती है जो कि जिग्सा-फिट को करता है, और ये इसको कंटिन्यूटी ऑफ माउंटेन्स ये भी हमें देखने को मिलती है, नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक। लेकिन मानव विकास ये ऐसी चीज़ है जो भाई साहब ये नहीं बताती है कि महाद्वीपीय बहाव हुआ है, उसका सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, ये तो साफ साफ दिख रहा था।
क्वेश्चन नंबर 39, टीलाइट चट्टानों की उपस्थिति से क्या पता चलता है। देखो टीलाइट जो चट्टानें होती है वो एक तरह से अवसादी चट्टानें होती हैं। पहली बात तो किस तरह की चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, क्योंकि नेक्स्ट जो एमसीक्यूज कराएंगे वो चट्टानों से रिलेटेड होगा। अवसादी चट्टानें होती है। और ये कौन बनाता है, ये अवसाद, जो ये अवसाद बनाता है वो बनाता है हिमानी प्रोसेस के थ्रू ये अवसाद बनता है टीलाइट वाला। तो ये किस चीज़ का, जब ये हमें टीलाइट देखने को मिला, जब हमें कहीं पर टीलाइट चट्टानें देखने को मिलती है, तो हम उससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी हिमानीकरण हुआ है, ग्लेशिएशन हुआ है। ठीक है, ग्लेशियकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्थलमंडल में प्लेटें किस पर तैरती हैं। स्थलमंडल में प्लेटें, ऑब्वियस सी बात है, कल वाली क्लास देखना आप, एस्थनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल ये क्या है, मैग्मा चेम्बर। और इसी मैग्मा चेम्बर पर बड़ी बड़ी प्लेट्स जो स्लैब है, क्रिस्टल स्लैब, वो तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल प्रसरण की पुष्टि किस वैज्ञानिक प्रमाण से होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये जो समुद्र तल है वो प्रसारित हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ से समुद्र तल प्रसारित हो रहा है उसके दोनों तरफ चट्टानें हमें देखने को मिलती है। और चट्टानों की जो विशेषताएं होती हैं वो दोनों तरफ की चट्टानों में विशेषताएं समान होती है। और इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, वो हमें सेम एज की दिखाई देती है। ठीक है, तो समुद्र तली का जो प्रसरण है कि भाई साहब आधा इधर फैल रहा है, आधा इधर फैल रहा है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, चट्टानों की जो चुंबकीय धारियाँ हैं उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये समुद्र तल फैल रहा है। क्यों, क्योंकि जहाँ से ये फैल रहा है उसके आसपास न्यू मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वहाँ पर हमें ओल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मध्य महासागरीय कटक का सबसे लंबा खंड किस महासागर में। मतलब किस महासागर में सबसे लंबी मध्य महासागरीय कटक है। ऑब्वियस सी बात है, अटलांटिक महासागर में है, एस शेप में है। और ये एस शेप में जो है वो बीच में से टूटी हुई है, यहाँ पर गड्ढा बना हुआ जिसे हम कहते हैं रोमांशे गर्त। और इस रोमांश गर्त के नॉर्थ साइड में जो कटक है उसे अलग नाम से जानते हैं, साउथ साइड में जो कटक है उसे अलग नाम से जानते हैं। नॉर्थ साइड में, रोमांश गर्त के नॉर्थ साइड में जो हमें देखने को मिलती है, जो नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में है, उसे हम कहते हैं डॉल्फिन कटक। और इसे हम कहते हैं चैलेंजर कटक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्र तल की सबसे गहरी खाई कौन सी है। सबसे गहरा जो समुद्र का पार्ट है वो हमने पढ़ा है कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, प्रशांत महासागर में है। और वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11,000 किसी बुक में 22 दे रखा है, किसी बुक में 11,033 दे रखा है, किसी बुक में 11,032 दे रखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बस कोई सा भी ध्यान रखना, आप लोग ये ध्यान रख लेना, इन दोनों में से कोई सा ध्यान रखना। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है वो है मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में है। ओके, प्रशांत महासागर में भी कौन से पार्ट में, वेस्ट वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेट विवर्तनिकी में उपसरण यानी कि सबडक्शन का अर्थ क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो, तो इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाती है। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ जो प्लेट धंस रही है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। ठीक है, यानी कि एक प्लेट का
दूसरी के नीचे चले जाना ही क्या कहलाता है? सबडक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द जनरल स्पीड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? यहाँ पर जनरल स्पीड की बात करिए भाई साहब, 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक पर ईयर की हमें देखने को मिलती है। कोई 1 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर है, कोई 15 सेंटीमीटर है। सारी प्लेटें सेम स्पीड से नहीं चलती है, अलग अलग स्पीड से चलती है, जिसके कारण ही तो हमें देखने को मिलता है इस तरह की शेप अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन नंबर 46, वेगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? भाई किस प्रकार का सिद्धांत है? हाइपोथेटिकल है, हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एविडेंसेस हमें दिए गए हैं, फिर भी ये हाइपोथेटिकल सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल नहीं है, स्टेटिस्टिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इससे पहले जब महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की बात आती है वेगनर की, तो वेगनर से पहले 1910 में एक नाम और आता है यहाँ पर, F.B. टेलर, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस, ठीक है, तो ये भी एक तरह से हाइपोथेटिकल ही है, हालांकि इसको थ्योरी कह दिया जाता है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में संक्रमण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किसकी बात? देखो, 3 तरह की बाउंड्रीज होती है। जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, इसे तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और एक बाउंड्री ऐसी होती है जहाँ पर ना ही तो एक प्लेट दूसरे से दूर जा रही हो, तो ना ही पास आ रही हो, तो ना ही तो निर्माण होता है इसकी तरह और ना ही इसकी तरह नुकसान होता है। ना ही तो निर्माण, ना ही नुकसान हो, इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें प्लेटों का टकराव नहीं होता, प्लेटें दूर भी नहीं जाती, प्लेटें एक दूसरे के साइड बाय साइड खिसकती है। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव यूरेशियन प्लेट से क्या बनाता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या बनाता है? हिमालय बनाता है, नवीन मोड़दार पर्वत बनाता है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर कौन सी भूगर्भीय घटनाएं अधिक होती है? टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं, देखो भाई, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये प्लेट की सीमा है, ये प्लेट की सीमा है। जब प्लेट मूवमेंट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा। ठीक, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो भी भूकंप आएगा सीमाओं पर, और जब एक दूसरे के नीचे की तरफ चली जाएगी, एक ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट भी होगा। तो भूकंप और ज्वालामुखी, इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है? भाई साहब देखो, यूरोप एक ही प्लेट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ पूर्वी अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। अफ्रीका भी पूरी तरह से महाद्वीपीय नहीं है, इसके साथ भी दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। एशिया में भाई साहब महाद्वीप भी है और महासागर भी है। क्यों? क्योंकि एशिया में इंडिया भी आता है, और इंडिया खुद एक आधा महाद्वीपीय प्लेट का भाग है और आधा महासागरीय प्लेट का भाग है। लेकिन इसी महासागरीय प्लेट पर, महाद्वीपीय प्लेट पर, एक महाद्वीप ऐसा है जो इस तरह से प्लेट के ऊपर ही बना हुआ है, प्लेट के बाहर नहीं है, ना ही किनारों पर है, इस तरह से बना हुआ। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं इसमें, और टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। 50 टोटल मिनट हो जाते हैं, 100 मिनट हो जाते हैं, मतलब 1 घंटा और 40 मिनट का ये वीडियो बनेगा। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको आज हम यहीं पर समराइज़ करते हैं, समराइज़ के ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।